एस्टेब्लिशमेंट को, हुक्मरानों को ये कहना चाहता हूँ, एमक्यूएम के ऊपर पाबंदी का मत सोचें। एक कानून के मुताबिक जो भी सहूलियात जिस प्रिजनर को मिलनी चाहिए वो मैं इंश्योर करूँगा। किसी के अपने ओहदे की वजह से उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, किसी को भी नहीं दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। आज दो तीन बहुत अहम बयानात जो हैं सामने आए हैं। एक तो डेवलपमेंट कराची की सूरत हाल के हवाले से है ही, जहाँ से एमक्यूएम वाले कहते हैं लंदन से, पाकिस्तान वाली एमक्यूएम जो है वो इस पर बोली नहीं है, लेकिन लंदन वाली एमक्यूएम कहती है कि -1 कबूल नहीं है। वासिफ जलील ने इसके ऊपर ट्वीट किया और दूसरी तरफ से मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी ने इसके ऊपर बात की। खबरें ये चल रही थी कि झंडे में तब्दीली का फ़ैसला किया गया, नाम सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान होगा, आइन में तब्दीलियों की बात हो रही है। तो उसके ऊपर दोनों का रद्दअमल ये है कि एमक्यूएम वही है जिसमें अल्ताफ़ हुसैन हो, -1 वाली अल्ताफ़ हुसैन वाली, जो माइनस अल्ताफ़ हुसैन वाली एमक्यूएम है वो उन्हें काबिल कबूल नहीं। ये तो एक हिस्सा है प्रोग्राम का जिसके ऊपर हमने आज डिस्कशन करनी है। दूसरे जो दो बयानात हैं, एक है DG-ISPR का, जनरल आसिम बाजवा का, जिसमें उन्होंने जो पाकिस्तान मुखालिफ नारों के हवाले से अगस्त 22 के वाक़यात के हवाले से गिरफ़्तारियों का भी जिक्र कर दिया और बड़े वाशगाफ अल्फाज में कह दिया कि पाकिस्तान मुखालिफ नारों को बिल्कुल कबूल नहीं किया जा सकता। तो एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है जो पिंडी की तरफ से, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कराची की सूरत हाल के हवाले से आज एक वाज़ेह ऑफिशियल स्टेटमेंट की शक्ल में सामने आया। और जो कुछ इंडिया में हो रहा है, इंडिया और अमेरिका ने एक मुआहदा किया लॉजिस्टिकल सपोर्ट का, दोनों ममालिक एक दूसरे की बेसिस इस्तेमाल कर सकते हैं। आम तौर पर होता यह है कि जब कोई उसमें तीसरा दोस्त मुल्क, हमसाया मुल्क भी हो, जैसे पाकिस्तान अमेरिका का मेजर नॉन नेटो एलाई है, ये एक स्टेटस है जिसकी आज तक पाकिस्तान के लिए यूटिलिटी क्या है मुझे खुद समझ नहीं आई, लेकिन हम उनके इत्तेहादी हैं। जब जहाद अफ़गानिस्तान था तब भी और 9/11 के बाद तब भी, तो एटलीस्ट इसमें ये शिक शामिल होनी चाहिए थी कि ये जो मुआहदा है ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगा, उसकी क्लॉज होनी चाहिए थी कि वो बेसिस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होंगी, लेकिन ऐसा कोई तज़किरा नहीं है। और उल्टे पाकिस्तान मुखालिफ बयानात की हद ये है कि मोदी जो है वो बलूचिस्तान का तज़किरा करते हैं अपनी 15 अगस्त की तकरीर के अंदर, कहते हैं कि वहाँ से लोग मुझे शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उनके डिफेंस मिनिस्टर, उनके आर्मी चीफ पाकिस्तान मुखालिफ बयानात दे रहे हैं। उनके इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ़ हैं वो कहते हैं कि अगर हम मिलिट्री सोल्यूशन ढूंढते तो जो पाकिस्तान वाला कश्मीर है उसके ऊपर हम कब्ज़ा कर लेते। तो ये बलूचिस्तान डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है, पाकिस्तान का सूबा है, उसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत नहीं बोली, वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बोले। हम सोचते थे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इंडियन प्राइम मिनिस्टर की इस तरह की हर्जा सराई का जवाब देंगे, लेकिन आज सिचुएशन कुछ ऐसी डेवलप हुई कि गिलगित के अंदर आर्मी चीफ़ ने एक धुआंधार किस्म की स्टेटमेंट जारी की और वो बयानात जो है वो स्क्रीन के ऊपर हम आपको दिखाएंगे भी। एक उसमें सेंटेंस जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मैं पहले वही बोल देता हूँ। उन्होंने लिखा कि यूथ ने जैसे मेरा इस्तकबाल किया, इन्हें बता दूँ पाकिस्तान आर्मी आपकी आर्मी है। तो वो जो नौजवानों ने उनको वेलकम किया है उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी आपकी आर्मी है, फ़ौज पूरी कौम के भले के लिए काम कर रही, दहशत गर्दी के तूफ़ान पर जिस तरह हमने काबू पाया पूरी दुनिया में किसी ने नहीं काबू पाया। फिर ये इंडिया वाला स्टेटमेंट है जो चैलेंज कर रहा है बराह रास्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के बयान को भी, और जो रॉ पाकिस्तान के अंदर या बलूचिस्तान के इलाकों में दहशत गर्दी फैला रही है उसके ऊपर भी, कि मोदी हो या रॉ हो, दुश्मन की चालों को अच्छी तरह समझ चुके हैं, मुल्क की सलामती के लिए आखिरी हद तक भी जाएंगे। और एक इससे पहले बयान ये था कि करप्शन और दहशत गर्दी के गठ जोड़ को हर कीमत और हर सतह पर ख़त्म करना है। ये कराची की अगर सूरत हाल को सामने रखें तो इस बयान की बहुत अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि ये करप्शन और टेररिज्म का नेक्सस जो था ये कराची के अंदर ही पहली दफ़ा जोड़ा गया था। आपको जनरल आसिम बाजवा ने क्या कहा वो कैमरे के ऊपर है, ये बयानात अभी हमारे पास इसकी वीडियो क्लिप्स नहीं आई तो वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन जनरल आसिम बाजवा ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं, इसके बाद प्रोग्राम में बातचीत शुरू करते हैं। दिखाइएगा जी। यहाँ से 5000 किलोमीटर एक दूसरे मुल्क में बैठे हुए हैं और वो वहाँ का शहरी है, और वो अगर पाकिस्तान मुर्दाबाद या पाकिस्तान की मुखालफत में कोई बात करते हैं तो वो किसी तरह से किसी पाकिस्तानी को एक्सेप्ट नहीं हो सकती। पाकिस्तान के खिलाफ उसने बात की। तो आपने देखा अभी तक कोई एक भी पाकिस्तान में ऐसा शख्स नहीं है जिसने इस चीज़ को कबूल किया हो या जिसने इसकी मुखालफत ना की। इसलिए मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट इसके खिलाफ ऑलरेडी आप देख रहे हैं एक्शन हो रहे हैं। ग्राउंड पे बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन उन्होंने जो वायलेंस को इंसाइट किया, वो उसके नतीजे में जो कुछ हुआ, उसके ऊपर जो एक्शंस हो रहे हैं, जो प्रोग्रेस हुई, जो लोग पकड़े गए हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो एक्शन होना है
वो अभी आपके सामने। सिंध गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें वो भी कर रहे हैं, कुछ एक्शंस हो चुके हैं, कुछ आने वाले दिनों में होंगे। जी, ये DGISPR का बयान था कराची की सूरत हाल के हवाले से। बाकी उनकी ब्रीफिंग का हिस्सा जो ज़र बेअज़ और दूसरी चीज़ों पे है वो हमने भी साइड पे रख दिया, क्योंकि प्रोग्राम का मेन फोकस जो है हमारा वो कराची की सूरत हाल के हवाले से। अब जो एक क्लियर कट ऑप्शन हमें नज़र आती है वो ऑप्शन ये हो सकती है कि जो MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार ने ऐलान किया कि हमारा लंदन से कोई ताल्लुक नहीं, MQM पाकिस्तान की जो बाकी क़यादत थी वो भी उनके दाएं बाएं खड़ी थी। ये लोग अब हिम्मत दिखाएं और आगे बढ़ जाएं, जिस चीज़ का वादा किया था वो करके दिखा दें। फिर तो वो लाइन जो ड्रॉ उन्होंने की थी 23 अगस्त वाले दिन, तो वो समझा जाएगा कि वो हतमी लाइन है और ये MQM मुख्तलिफ MQM हो गई। जो 22 अगस्त वाली MQM थी उससे फ़र्क कर दिया डॉक्टर फारूक सत्तार और बाकी लोगों ने। लेकिन अगर वो लाइन ड्रॉ ना कर सके, ये लंदन वाले बयानात आने के बाद MQM बैक ट्रैक करती है, वो जो आइन में तब्दीली करनी है या पार्टी ऑफिसेज बनाने हैं, यहाँ पे इलेक्टेड क़यादत सामने लानी है, या ख़ुद को मेन स्ट्रीम कौमी धारे के अंदर रखते हुए कराची के पीस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, लोगों की तरक्की के लिए काम करना है, उसमें आगे बढ़ना है, उसमें ज़रा से भी पीछे हुए तो शायद बहुत सी मुश्किलात कराची की सियासत के हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में हमें देखने में नज़र आ सकती हैं। इसी से प्रोग्राम का आज आगाज़ करेंगे। रज़ा हारून साहब पाक सरज़मीन पार्टी से हमारे साथ हैं। रज़ा साहब, आपको खुशामदीद भी कहता हूँ। दोनों बयानात हैं आपके सामने, जनरल आसिम बाजवा का भी और आर्मी चीफ का भी। आर्मी चीफ का मेन थ्रस्ट तो था वो उन्होंने इंडिया को एड्रेस किया, लेकिन वो टेररिज्म वाला और करप्शन वाला नेक्सस जो था उसका जिक्र उन्होंने भी कर दिया। इसी तरीके से MQM लंदन के बयानात हमारे सामने आ गए हैं। अब आप इसका तज्जिया कैसे करते हैं? नदीम भाई, डे 1 से हमारा बड़ा क्लियर स्टांस था और हमने हमेशा यही कहा था कि MQM और अल्ताफ़ हुसैन एक ही चीज़ के दो नाम हैं। फारूक सत्तार साहब ने जो बात की थी 23 तारीख को, वो बहुत ही कमज़ोर बात थी। सियासी तौर पे तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन MQM के हवाले से या MQM की तंजीम के हवाले से बहुत ही कमज़ोर बात थी। और 24 तारीख को फिर वो बानी से अल्ताफ़ साहब और फिर अल्ताफ़ और फिर करारदाद तक बात पहुँच गई। तो ये सारी बातें वो उसी वक्त कर सकते थे जब उनके साथ तंजीम होती। मैं समझता हूँ फारूक सत्तार साहब को हाथ पैर बांध कर जो है वो स्विमिंग पूल पे फेंक दिया गया था और कहा था तैर के दिखाएं, तो वो कैसे तैर के दिखाते? तंजीम उनके साथ कहाँ खड़ी हुई थी? पहले रोज़ भी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो हमारी जो ऑब्जर्वेशंस थी, जो हमने मीडिया से शेयर भी की, दोस्तों से भी शेयर की, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, कि देखिए उनके दाएँ बाएँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव MNAs MPs हैं। ये MQM पाकिस्तान नहीं है। MQM का तो स्ट्रक्चर, उसका तंजीमी स्ट्रक्चर है जो MQM पाकिस्तान कहलाता है। वो उसका राब्ती कमेटी है, उसके जोन्स हैं, उसके सेक्टर हैं, उसके यूनिट्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा इम्तिहान है फारूक सत्तार साहब के लिए कि जो कुछ उन्होंने कह दिया है उसको प्रूव करना। और दूसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उनके लिए, अनफॉर्चुनेटली सैडली, फारूक भाई से हमारी हमेशा आपको पता है कि हमदर्दियाँ रही हैं, एक अच्छे इंसान हैं। अनफॉर्चुनेटली सैडली उन पर जो लेबल लग गया है -1 के पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी का परपिट्रेटर या उसका मौजद, या ये सारी की सारा वो डस्टबिन जो है -1 का फॉर्मूले का, वो अल्ताफ़ साहब ने बड़ा होशियारी के साथ अपना मकसद निकलने के बाद वो फारूक सत्तार के ऊपर डाल दिया है। अब फारूक सत्तार को दो बातें प्रूव करनी है। नंबर 1 तो क्या इखलाकी तौर पर वो इस बात को अगर अपने आप को डिस्कस करें अल्ताफ़ हुसैन से और अब उसकी MQM से भी, तो अब उनको या तो MQM नून या रज़ा हारून साहब, ये तो वो 23 अगस्त को कर चुके हैं, सिर्फ उसके ऊपर उन्हें कायम रहना है। यहाँ पर शायद आप लोगों का रोल बड़ा अहम होगा। आप बड़े प्यार से मैं इसलिए कह रहा हूँ, कमाल भी बड़े प्यार से फारूक भाई कहते हैं, तो अब आपको वो हमदर्दी जिसका भी आपने तज़किरा किया उसका इजहार प्रैक्टिकली शायद करना पड़े, फारूक सत्तार को सपोर्ट देनी पड़ेगी कराची के अंदर। देखिए मैं जो बात कह रहा हूँ ना, मैं देखिए एक जिस आइडिया को वो लेके चल रहे हैं उसकी निगेशन कर रहे हैं ना नदीम भाई, ये है बात। देखिए MQM नाम है अल्ताफ़ हुसैन का, वो उसी नाम को बेशक अल्ताफ़ हुसैन के नाम से या MQM के नाम से आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे और हम उनको समझा रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है। अब इस अल्ताफ़ हुसैन के स्टेटमेंट के आ जाने के बाद और लंदन की राब्ता कमेटी के रिएक्शन के बाद फारूक सत्तार की पोजीशन तो बहुत ही वॉलेटाइल हो गई है। वो तो कहीं नहीं खड़े हुए। तब ये तो उनको तय करना है कि उन्होंने खड़ा कहाँ होना है, उन्होंने कोई नई चीज़ बनानी है। उनका जो ख्वाब था या वो जो ख्वाहिश थी या मिली भगत कह लें, उसको आप जो भी नाम देना चाहें, बेसिकली फारूक सत्तार साहब के साथ MQM नहीं खड़ी हुई। अब वो किस हैसियत में या वो क्या एक्शन लेंगे, तो उनके वही बेहतर बता सकते हैं। सो आई थिंक नियत के ऊपर हमें शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि डे बिफोर यस्टरडे एक वो रेजोल्यूशन ड्राफ्ट की जा रही थी और वो रेजोल्यूशन कौमी असम्बली में पेश की जानी थी, जिसमें MQM ने खुद को उन बयानात की मजम्मत भी करनी थी जो 22 अगस्त को पाकिस्तान मुखालिफ दिए गए,
और अपने आप को उससे डिस्टेंस भी करना था, लाताल्लुकी का ऐलान करना था। वो रेजोल्यूशन रुक गई क्योंकि आज जो मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी और वासी जलील ने वहाँ से ट्वीट्स करके एक मैसेज कन्वे किया है, मेरे ख्याल में दोबारा दबाव आया होगा। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, खालिद मकबूल सदीकी, नसरीन जलील, ख्वाजा इजहार, ये सारे लोग दबाव का शिकार हुए होंगे। तो यहाँ पर कुछ मेरे ख्याल में फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रोल बड़ा अहम हो जाता है कि कैसे सपोर्ट करेंगे कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार खड़े रह पाए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर ले, और कौन सा रोल प्ले करे, पॉलिटिकल रोल नहीं नदीम भाई, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले करे, अपना लीगल रोल प्ले करे, जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन उस पर जिम्मेदारी लगाता है आइन के आर्टिकल 17(2) के तहत, पॉलिटिकल पार्टीज रूल्स और एक्ट के तहत या सेडिशन के एक्ट के तहत, वो अपनी कार्रवाई करे, ये सोचे बगैर कि क्या पॉलिटिक्स करनी है और क्या सियासत होनी है। फेडरल गवर्नमेंट को तो ये करना चाहिए। अगर वो ये कर लें तो मेरे ख्याल में आप तो ये चाहते हैं कि पाबंदी लगा दी जाए। पाबंदी मुनासिब हल मेरे ख्याल में सियासी तौर पर क्यों लगेगी? देखिए ना, एमक्यूएम अगर नहीं, मैं नदीम भाई मैं तो एक बात कर रहा हूँ, दो बातें हैं ना। मैं तो एमक्यूएम पे पाबंदी की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ आप अल्ताफ हुसैन को देखें ना, या तो आर्ग्यूमेंट मेक करें कि अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम अलग अलग चीजें हैं, तो फिर अल्ताफ हुसैन पे कार्रवाई करें। और अगर आप कहते हैं अल्ताफ हुसैन एक ही चीज है एमक्यूएम का नाम, तो फिर उस चीज को लेकर फारूक सत्तार आगे कैसे बढ़ेंगे? ये बड़ा क्वेश्चन है फारूक सत्तार साहब के लिए, जिसको पहले दिन से समझना चाह रहे थे। राना साउला साहब से भी इस पे जवाब ले लें। राना साहब, आपको मैं वेलकम भी कर, ये थोड़ी टेढ़ी खीड़ है, आसानी से आगे बढ़ेगी नहीं। आप इसके लिए क्या रास्ता तजवीज़ करते हैं? जो बयानात लंदन से आ जाए हैं उसने डॉक्टर फारूक सत्तार की मुश्किलात में इजाफा किया, कमी नहीं की है। देखें नदीम मलिक साहब, मैं इस हिस्से में ये अर्ज़ करूँगा कि अल्ताफ़ हुसैन ने इससे पहले जो भी किया, तकारीर की, अच्छी बातें की, बुरी बातें की, लेकिन पहली मरतबा उन्होंने पाकिस्तान के मतलब जिस किस्म की बात, नारा, अल्फाज इस्तेमाल किए, मेरी नज़र में एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे अब अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर सियासत करना पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। उन्होंने एक मरतबा जब किया, उसके बाद फिर कोई अमेरिका में जो कोई मजलिस थी वहाँ पे उन्होंने ख़िताब करते हुए और उसको चीज़ को जो है वो बिल्कुल ही वाज़ेह और शफाफ कर दिया। फ़ारूक सत्तार साहब ने जो डिस्टेंस किया है, मैं समझता हूँ कि हमें अभी इस बात पे ज़ोर नहीं लगाना चाहिए कि जी आपका डिस्टेंस सही नहीं है, आप ठीक नहीं है, आप भी उन्हीं के साथ हैं। भाई एक आदमी कह रहा है कि मैंने डिस्टेंस किया है, उसके साथ बाकी भी जो क़यादत है वो खड़ी है। और एमक्यूएम जो अल्ताफ़ हुसैन के नाम से मंसूब थी, जो लंदन की ताबेदार थी, लंदन की एमक्यूएम के साथ थी, ये वही चेहरे हैं, ये वो चेहरे हैं जो शनाशा हैं, जिनके ज़रिए से अल्ताफ़ हुसैन की एमक्यूएम को पाकिस्तान में लोग जो है वो आइडेंटिफाई करते थे। वो ख़ुद तो यहाँ पे थे नहीं। अब मैं समझता हूँ कि हमें ये चाहिए, तमाम सियासी जमातों को भी, और अगर इसमें किसी हुकूमत का किरदार है वो भी। देखें, अल्ताफ़ हुसैन के बाद फ़ारूक सत्तार भले वो जब तक रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन के साथ, इवन देन उनके ऊपर कभी कोई वायलेंस का जो है वो उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा उनके मतलब। राना साहब, लेकिन आज जो बयानात आए हैं वासे जलील का और मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी का, वो बड़े बयानात ने डॉक्टर फारूक सत्तार को मुश्किल में डाल दिया। उन्होंने बड़ा जोर देकर ये बात की है कि माइनस अल्ताफ़ उस कबूल नहीं है एमक्यूएम। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब माइनस हो चुके हैं। अब इस बात को कहना कि वो माइनस नहीं हुए, ये फिर उनकी खामख्याली है। अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान की सियासत से, वो एमक्यूएम हो, कराची हो, वो सारा पाकिस्तान, वो माइनस हो चुके हैं। फ़ारूक सत्तार की एक रेपुटेशन है कि शरीफ आदमी है, वो वायलेंस में किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरह से जो आप वफाक कैसे सपोर्ट कर सकते हैं डॉक्टर फारूक सत्तार को? राना साहब, बड़ा अहम होगा कि वफाकी हुकूमत इस वक्त उनको हिम्मत दिलाए और हौसला भी दे कि वो खड़े रहें। जी मैं अर्ज़ करता हूँ, ये दूसरे जो पीएसपी वाले हैं, रज़ा हारून साहब यहाँ पे बैठे हैं, और मुस्तफ़ा कमाल इनके जो है वो चेयरमैन हैं, इन लोगों के ख़िलाफ़ भी जब एमक्यूएम में भी थे, जे अल्ताफ़ हुसैन के साथ भी थे, उसको भाई अल्ताफ़ कहते थे, उस वक्त भी इनके ख़िलाफ़ जो है वो स्पेसिफिकली कोई वायलेंस का इल्ज़ाम नहीं था। इनके मतलब यही था कि ये लोग सियासत करते हैं, ये लोग जो है वो अवामी नुमाइंदे हैं। इसलिए मेरा ये ख़्याल है कि वफाकी हुकूमत को, सियासी जमातों को, मीडिया को, सबको इनको सियासी पॉलिटिकल वर्क करने देना चाहिए। अल्ताफ़ हुसैन गद्दार होगा, अल्ताफ़ हुसैन बुरा होगा, लेकिन जो उर्दू स्पीकिंग कराची में बैठे हैं, जो बहुत भारी अक्सरियत में, उनको आप उठा के कहीं नहीं भेज सकते।
उनको मौका दें, वो इन दोनों को या दोनों में से जितना जितना वो हिस्सा दोनों को देना चाहें, अगले इलेक्शन में ये फ़ैसला होने दें। और उर्दू स्पीकिंग या MQM की वो क्लास जो अल्ताफ़ हुसैन से मनसूब थी, उन्हें जो है अपनी लीडरशिप को चेंज करने का मौका जो है हमें फराहम करना चाहिए। इसी तरह से ये बात जो है वो ख़त्म होगी। अगर हम इसी बात में पड़े रहे कि जी ये अच्छे हैं वो बुरे हैं, इनका तल्लक ठीक नहीं है, उनका तल्लक ठीक नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये हम पूरी कम्युनिटी से ज़्यादती करेंगे। और इस तरह से अगर हम नबील गबोल साहब भी साथ शामिल हो रहे हैं हमारे प्रोग्राम के, उनसे भी राय ले लें। गबोल साहब, आपको खुशामदीद भी कहता हूँ। आप फरमाइएगा कि डॉक्टर फरार ने जो ऐलान 23 अगस्त को किए थे, उसके बाद आज लंदन से बयान जारी हो गए हैं कि हमें माइनस अल्ताफ कोई फार्मूला कबूल नहीं है। आप क्या कहते हैं कि क्या नजर आता है आइंदा आने वाले दिनों में? नजीम मलिक साहब, मैं तो समझता हूँ कि एक वासे जली के ट्वीट ने फारूक सत्तार को जो है ना मुसीबत में डाल दिया है। दो है, मुस्तफा अजीज आबादी ने भी किया जी, लेकिन शुरू वासे जली ने किया था। तो मैं समझता हूँ कि जो ट्वीट से ही जो है पूरा MQ पाकिस्तान हिल गया है। तो गबोल साहब ये ज़हन में रखिएगा कि वासे जलील या अजीज आबादी ने अगर ये चीज़ ट्वीट की है तो ये उन्होंने ज़ाती राइट ट्वीट नहीं की होगी। वहाँ बड़ा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है MQM का, वो पार्टी की ओपिनियन जो है इन ट्वीट के जरिए कन्वे करते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन वो फिर साथ साथ एक स्टेटमेंट भी जारी करते हैं, वो ये भी है। बहरहाल ट्वीट स्टेटमेंट ही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुस्तफा ये जो क्या नाम है फारूक सत्तार जो है, फारूक सत्तार के लिए फैसला कुन जो है ना घड़ी आ गई है। अब उसको एक फैसला करना पड़ेगा। अब जिस तरीके से वो आज मीटिंग उन्होंने की अपने जितने MNAs MPs सेनेटर्स है, वहां उन्होंने कुछ और बातें की। क्या बातें की? और उन्होंने यही बातें की कि हमें पार्टी को बचाना है और अगर हमें अल्ताफ हुसैन का नाम आइन से भी निकालना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार है। तो उस पर सबने अग्री भी किया है, MNAs MPs और सेनेटर्स ने, अपने आप को भी बचाने के लिए और पार्टी को भी बचाने के लिए। लेकिन जब ये ट्वीट आया और ये बात जब उनको लंदन वालों को पता चली कि इस तरह की मीटिंग में बातें हो रही हैं, तो फिर इन्होंने जो ये स्टेटमेंट दे दिया। उसके बाद मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि अभी जो कौमी असेंबली का जो करार PTI की, अगर इसकी ये एब्सेंट भी रहते हैं, तो एब्सेंट का मतलब भी आपको पता है कि वो इसकी जो है ना मुखालफत करते हैं ना हिमायत करते हैं, तो वो भी इनके लिए फारूक सत्तार वालों के लिए जो है ना बड़ा एक नबील गबोल साहब, परसों MQM एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट कर रही थी खुद से, ये आपके लिए आपके इल्म में होगा, और वो बड़े सीनियर लोग थे, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, जो उस रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे। उस रेजोल्यूशन में MQM खुद को 22 अगस्त से वाक़यात से डिस्टेंस कर रही थी और मजम्मत कर रही थी जो पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगे। खुद MQM ये रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करके कौमी असम्बली में पेश करने का इरादा रखती थी। वो बैक ट्रैक हो गया, सारा कुछ दबाव में आ गई है मुकामी जो पाकिस्तान के अंदर क्या थे। बैक ट्रैक भी हो गई। दूसरी बात ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये काफी नहीं है कि अपने आप को जो है वो ला ताल्लुक करे इस स्टेटमेंट से, उनको अपने आप को अब ला ताल्लुक करना पड़ेगा अल्ताफ हुसैन से। और एक वाजे जो है फारूक सत्तार को अब जो रेजोल्यूशन जो ये तैयार कर रहे थे, मैं समझता अगर ये इस मरहले में रोक देते रेजोल्यूशन को, तो फिर फारूक सत्तार के लिए आगे जाके बड़े इश्यूज पैदा हो जाएंगे, बड़े प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएंगे। तो फिर ये कराची के अंदर भी एक किस्म का आपस में दोनों ये दड़ों की जो है मुझे बड़े खौफनाक जो है ना तजादम नजर आ रहा है दोनों दड़ों का। तो अब ये गबोल साहब, आपको आर या पार वाली सूरत नजर आती है डॉक्टर फारूक सत्तार के लिए, या आर या पार, दरमियान वाली कोई कैफियत नहीं है? बिल्कुल कोई कैफियत नहीं, उनको एक फैसला करना पड़ेगा। अब ये कि वो बैक ट्रैक हो नहीं सकते हैं, चाहे अगर वो चाहे भी वो हो नहीं सकते। अब उनको रेजोल्यूशन जो है वो लाना पड़ेगा। और एब्सेंट रहने की जो बातें कर रहे हैं, इस ट्वीट के बाद मैंने सुना है कि इन्होंने ये फैसला किया कि हम एब्सेंट रहेंगे। जो रेजोल्यूशन PTI ने पेश की है उसमें हम जो है कोई वोट नहीं डालते। तो एब्सेंट का भी मतलब आपको पता है, हम इसको मुनाफकत ही कहते हैं, यानी जब आप श्योर नहीं होते आप एब्सेंट कर जाते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ फारूक सत्तार के लिए अब फैसले की घड़ी आ गई है कि उनको एक फैसला करना पड़ेगा। मौला बख्श चांडियो साहब से भी इस पे राय ले लें, मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ। मौला बख्श चांडियो साहब, आपको खुशामदीद भी कहता हूँ। आप फरमाएगा कि पीपल्स पार्टी सूबे में आप हैं, आपकी हुकूमत है, फारूक सत्तार को साथ लेके चल सकती है, क्योंकि उनकी तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी काफ़ी, सियासत भी मुश्किल में और ज़िंदगी भी मुश्किल में। वो जो पार्टी बचाने चले थे, वो अब लंदन वाले बयान के बाद उनकी ज़ात काफ़ी ज़्यादा इस मामले में दबाव में आ जाएगी। मेरे ख्याल में रजा हारून साहब ने जो तबसरा किया है वो काफ़ी हद तक दुरुस्त है। अब तक आज तक भी यही है। MQ का मतलब अल्ताफ हुसैन है, और किसी में भी अभी तो इधर मैं नहीं देखता कि कोई ऐसा शख्स है जो कहे कि अल्ताफ हुसैन के बगैर MQ है और वो मैं हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने मसलत अख्तियार किया है।
मैं उधर भी नहीं अभी जाना चाहता, बड़ी बड़ी बातें आगे निकल जाएंगी। मैं कहता हूं हालात की संगीनी को देखें। अगर फारूक सत्तार साहब और कंवर नवीद जैसे शख्सियतों को भी अगर मसरत करना पड़ी है, झूठ बोलकर अलहदगी कर रहे हैं, तो हालात क्या है। ये जो इशारन किनायन तनकीद नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, अगर नाम भी आ जाए टेढ़ा मेढ़ा कोई इस्तेमाल करता था तो उनकी जान लेने पे आ जाते थे। आज खुद कह रहे हैं जी 6 आर्टिकल 6 कोई बात होने दे, ये मसरत हो सकती है, लेकिन मजबूर कितने हो गए। असल बात यह है कि अब उनके हाथ से बहुत सारी चीजें निकल गई हैं। एक भी आवाज, चलो लीडरों की मजबूरी है, अवाम में से एक भी आवाज नहीं उठ रही पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने के बाद। अभी आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वाज़ेह पैगाम आया है, मैंने कहा नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की तरफ वाज़ेह पैगाम है। लाख इख्तिलाफात के बावजूद कोई भी पार्टी, कोई भी लीडर पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कह सकता। ये जो अगर उन्होंने की अच्छा, है, चांडियो साहब, एक वैसे दरखास्त करूं, की होगी, एक दरखास्त करूं, मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूं। आप सब मेहमानों से एक दरखास्त है कि आप ये रहें कि पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने पे कोई तैयार नहीं है, उस नारे को ना दोहराया करें। बहुत ही नागवार गुजरता है सबके लिए, जो देख रहा होता है उसको भी और हमारे अपने भी, आपके भी यकीनन दिलों में उतनी तकलीफ पहुंच रही होगी जितने कराची के सारे लोग नाखुश थे उस दिन। मैं खुद कराची में वहाँ मौजूद था। मैं चांडियो साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ ब्रेक के बाद। ब्रेक। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। चांडियो साहब, एक दोबारा आपसे सवाल पूछ लूँ, फिर रजा हारून साहब से इसका जवाब लेंगे। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें भी MKM वाला ये जो क्राइसिस था ज़ेरे गौर आया। फिर चौधरी निसार गए थे और चीफ मिनिस्टर सिंध से मुलाकात हुई थी, शायद उसमें DG रेंजर्स भी मौजूद थे, वहाँ पर भी ये इशू डिस्कस हुआ था। क्या चीज़ें तय की गई थी? क्या ये सेडिशन वाले केसेस जो है सिंध हुकूमत ने स्टार्ट किए 1, 2, 3 और 1, 2, 4 किसी जो मैं उन पे बात करता हूं, लेकिन मेरी बात मैं अपने तौर पे उस बात को अहम समझता हूं, इसलिए मुझे इजाजत दीजिए 2 मिनट के लिए कि मैं वो बात अपनी मुकम्मल कर लूं कि नबील कबूल साहब ने जो बात की वो दुरुस्त है। अब ये मौका नहीं है, उनके पास वक्त नहीं है कि बीच की बात करें, लेकिन मैं इधर अब तफसील में नहीं जाता। मैं आपको आपकी तवज्जो एक बात की तरफ दिलाना चाहता हूं। अगर तालिबान के खिलाफ था एक्शन, हुकूमत बर वक्त फैसला नहीं कर सकी, गू मगू की कैफियत में थी और पहल किसी और ने की। पेशावर में दहशतगर्दी हुई, पहल किसी और तरफ से हुई, ये अभी तजब्जब का शिकार थे। लाहौर में दहशतगर्दी हुई, पहल किसी और ने की। जो बयानात जो कौमी सलामती के हवाले से हुकूमत को करने चाहिए, जमहूरी हुकूमत को करना चाहिए, वजीर आज़म को बात करनी चाहिए, वो आवाजें वहां से नहीं आ रही। अभी भी मेरे भाई है सनाउल्लाह साहब, उनके बयान का तज्जिया तो करें। अब भी उनको वो अब भी गैर यकीनी कैफियत में है कि वो होगा, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। पूरी कौम अब मुतालबा कर रही है आपसे कि अब आप वाजे हो जाएं। कब वक्त आएगा आप जमायत और हुकूमती। अच्छा चांडियो साहब, थोड़ी सी कता कलामी हो जाएगी। इरम फारूकी हमारे साथ MKM से प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं, इनसे मैं अगर ये ले लूँ MKM की पॉलिटिक्स के हवाले से राय ले लूँ तो फिर मैं दोबारा आपसे बात पूरी करते हैं। इरम बीबी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रही हैं। आप मेरे ख्याल में वो पहली शख्सियत थी जिन्होंने वो अपने आप को डिस्टेंस किया इस तमाम प्रोसेस से। जो अभी फारूक सत्तार साहब ने पोजीशन ली और जो लंदन के आज के बयानात हैं, इसको देख के आप क्या तज्जिया करती हैं? डॉक्टर फारूक सत्तार आगे बढ़ पाएंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने एक्चुअली अपने बिल्कुल दिल और दिमाग और कॉन्शियस के साथ ये डिसीजन लिया था, और बाद में मैंने ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह तरीके से कह भी दी थी कि अगर ये चीज़ हो रही है कि फारूक सत्तार भाई बड़े ओपनली आके कंडेम भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम डिसोसिएट ही करते हैं, तो बिल्कुल एक स्ट्रेट उनको लाइन लेनी चाहिए। और अगर वो लाइन अगर नहीं लेंगे तो जितने भी लोग हैं जो मेरी तरह सोच रख रहे हैं और मेरे डिसीजन के बाद उनके भी थोड़े से कहते हैं ना दिमाग जागे हैं, तो वो भी उस पे हैं, उसी लाइन पे हैं कि दे आर रेडी टू रिजाइन। और अगर वो रिजाइन सब कर देंगे एक एक करके तो फिर वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन जो ये वासिर जलील टाइप के लोग हैं जो लंदन में बैठ के पाकिस्तान के लिए सिर्फ ट्वीट्स करते हैं
और बातें करते हैं और उनमें इतने गट्स नहीं होते कि वो आके पाकिस्तान में आके खिदमत करें लोगों की, तो वो वहाँ बैठ के ट्विटर चला रहे हैं और सारी जो सिचुएशन को उसको और जान के कंफ्यूजिंग कर रहे हैं। और अगर ये लोग जो कराची में हैं, जो क़यादत, और वो कह रही है, तो उसको मौका तो देना चाहिए। लेकिन जब ये लोग जैसे लंदन में वहां से ट्विटर चलाते हैं और इस तरह के बयान देते हैं, तो इनको तो किसी भी हद मतलब जाके ना पाकिस्तान की क़यादत को इनको कंडेम करना चाहिए और कह देना चाहिए कि इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये कोई बयान देते हैं तो उसको बिल्कुल नहीं लिया जाए पॉजिटिव और उसको सोचा जाए कि वो उनका पर्सनल बयान है। तो अगर ऐसा ये चीजें होंगी तो ही लोगों के अंदर एक एक डॉक्टर फारूक सत्तार इतनी मजबूत पोजीशन इख्तियार करने की पोजीशन में हैं। अब उनकी टेम्परामेंट तो उस तरह का नहीं है, एज फार एज आई नो। इतने साल सबके साथ ही मैंने काम किया, लेकिन आई थिंक इस दफा बहुत टू मच हो गया था कि अगर आपको या तो पाकिस्तान की तरफ होना है ना, और या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ होना है। मैंने पाकिस्तान की तरफ ज्यादा अपना मैंने रुझाव को वो किया, और मैं क्योंकि शुरू से हमेशा ये कहती थी कि पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना इज नॉट अ बिग डील, यू हैव टू सर्व, बिकॉज दैट वाज माय फोरम कि मैं उधर खड़े होके मैं बात करती थी। लेकिन अगर वही पॉलिटिकल पार्टी का लीडर इस तरह की बात कर रहा है, तो फिर हम ना उसको डिफेंड कर सकते हैं, ना हम अपनी पार्टी को डिफेंड कर सकते हैं, ना हम हमारे कोई हैसियत है कि हम उस फोरम पे। तो इरम बीबी, आप जो है डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ इस वक्त खड़ी हैं या कोई पीएसपी वालों की तरफ, मुस्तफा कमाल की तरफ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, आपकी सोच क्या है? नहीं नदीम साहब, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ इस टाइम चाहती हूँ कि पाकिस्तान यूनाइटेड हो जाए। हालात इतने सारे खराब हैं, पार्टीज आर नथिंग फॉर मी। पार्टीज ने मुझे बहुत और भी पार्टीज ने ऑफर करी, लेकिन मैंने सबको यही कहा कि पार्टीज मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। मेरे लिए अहमियत पाकिस्तान की प्रमोशन थी, उसको एक अच्छा इमेज देना था। और किस पार्टी ने आपको दावत दी आने के लिए? देखिए, मुझे बहुत सारे पीपल्स पार्टी ने भी दी, पीटीआई वालों ने भी दी, पीएमएलएन भी दी है, इवन जमात इस्लामी ने मुझे बहुत प्यार से मोहब्बत से उन्होंने कॉल किया मुझे, जो मैं बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ। और इवन पीएसपी के कुछ लोगों ने मुझे कॉल किया। लेकिन अब मैं ये कहूंगी कि देखें, ये नहीं होता कि पॉलिटिक्स में आप फौरन जंप कर लेते हो किसी रीजन की वजह से, क्योंकि आपको फौरन कोई एक अच्छी पॉपुलैरिटी ग्राफ आपका बढ़ गया। मैं समझती हूँ आप बात कर सकते हो मुल्क के लिए। मैंने अगर अभी मैं आपको नदीम साहब बताऊं, आपको पता नहीं पता है कि नहीं, अल्ताफ का कॉल आया था थोड़े दिन पहले मुझे, और आफ्टर माई रेजिग्नेशन, और मैंने 20 मिनट उनको समझाने की कोशिश की। उन्होंने क्या बोला आपको? मैंने उनको कहा कि आपने बहुत गलत किया है और मेरे लिए पाकिस्तान ज्यादा अहमियत रखता है। तो उन्होंने अपनी सारे बयान को डिफेंड किया। मैं समझ रही थी वो कहेंगे कि हाँ मुझसे गलती हो गई और मैं माफी भी मांगी मैंने, लेकिन वो डिफेंड कर रहे जा रहे थे और वो बार बार ये कह रहे थे कि तुमको मुबारक हो पाकिस्तान, और जाओ तुम ही क़यादत संभाल लो एमक्यूएम की। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है क़यादत संभालने का, वो आपकी पार्टी है, आप समझते हैं कि आप। तो इरम, अगर ऐसा फोन आपको आया था तो क्या ऐसा फोन डॉक्टर फारूक सत्तार या बाकी लोगों को भी गया होगा? देखिए, मुझे तो नहीं पता कि उनको गया है या नहीं गया, क्योंकि मेरा उनसे किसी से अब कोई राब्ता नहीं है। मैं ना उन लोगों के साथ, मैंने अपना रेजिग्नेशन उनको भिजवा दिया था, वो जाने उनका काम, जाने उन्होंने क्या करना है। लेकिन अल्ताफ भाई का जब फोन आया तो मेरे पास ये मौका था कि मैं उनको ये बात कह सकूं कि आपने गलत किया, लेकिन मुझे अफसोस ये कि वो समझ नहीं रहे थे मेरी बात को। अच्छा, मुझे मौका दे, मैं रजा हारून साहब से भी इस पे राय ले लूं। रजा साहब, आप क्या कहेंगे? ये इरम बीबी ने तो काफी मेरे ख्याल में अच्छी बातें की हैं। किस हवाले से, किस चीज पर? टेलीफोन कॉल के हवाले से, जो उन्होंने बताया कि मैंने कुछ कहा था, वो आगे से उसको डिफेंड कर रहे थे। फिर वो डॉक्टर फारूक सत्तार की पोजीशन के हवाले से भी काफी मेरे ख्याल में वो नुक्ता नजर जो आप बयान कर रहे थे उसके करीब बात कर रही हैं। मैं वो अल्ताफ हुसैन साहब के किसी उस पर तो मैं सरप्राइज नहीं हूँ। हम तो वाहिद पीएसपी वो है जो 22 तारीख से बता रही है कि ये बिल्कुल वही बात है, कुछ नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आएगी, और जो बात है वो स्टैंड करेंगे, उससे पीछे नहीं जाएंगे। वो तो पहली दफ़ा पब्लिकली रेड हैंडेड कॉट हो गए हैं, रंगे हाथों पकड़े गए हैं। वरना तो प्राइवेट मीटिंग में उसी रोज़ सुबह 22 अगस्त की सुबह फारूक सत्तार की ऐसी तैसी हो रही थी, कर रहे थे वहाँ पे, वो पब्लिकली कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने ये बात कर दी। रजा साहब, ये कमाल नहीं है कि इरम बीबी उठ के चैलेंज कर रही हैं, अल्ताफ हुसैन को इस्तीफा दे रही हैं और उनकी पोजीशन को चैलेंज कर रही हैं। कराची के अवाम चैलेंज कर रहे हैं। आपने पहले किया था, आप पार्टी छोड़ के अलग हो गए थे, लेकिन ये उनकी सिटिंग
MP हैं वो छोड़ के उनको साइड पे हो गई हैं और उनको कह रही हैं कि आपने गलत काम किया। तो ये तो मेरे ख्याल में काया पलटी तो है। नहीं, मैं इरम बीबी के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, जो बात कर रही हैं ठीक कह रही हैं। मैं तो एक बात ये कह रहा हूँ कि देखिए ना, ये बात फिर सबको पता है ना। मैंने पिछली दफ़ा भी आपके प्रोग्राम में मिसाल दी थी, फारूक भाई जो बात कर रहे हैं वो तो ये कर रहे हैं कि वो उसी घर को सही करेंगे, उसी घर को सही करेंगे जो टूट फूट का शिकार है, इसकी बुनियादें कमज़ोर हो गई हैं। लेकिन भाई जो भी कर लें, चाहे उस घर की बुनियादें कमज़ोर हो जाएं, छत टूटने लगे, गिरने लगे, वो घर अल्ताफ हुसैन का है। आपने उसी घर में रहना है तो उस घर के साथ ज़मीन बोस हो जाएंगे। आप एक नई ज़मीन लें, नया घर बनाएं और लोगों के पास जाएं। आप अच्छे आदमी हैं, आप एक अच्छे आदमी हैं, आप एक अच्छे आदमी हैं। आप 30 साल की अपना कैरियर है, एक अपना कैरेक्टर है, एक अपनी पर्सनैलिटी है, उसको लेकर जाएं। जी इरम बीबी, आप कुछ कह रही हैं, बताइए। लोगों को जाके अपील करें, बजाय इसके कि उसी घर को बचाना जो घर ढह रहा है। बहुत उससे कहना चाहती हूँ कि पॉलिसी मेकर्स जो थे ना, कि वो उसमें मैं कभी भी नहीं थी। मैं तो एक सोशल एक्टिविस्ट हो के फिर PR डिपार्टमेंट संभाला और आउट ऑफ राब्ता कमेटी कभी रही हूँ। लेकिन ये इसमें PSP के भी जो लोग हैं, मैं कोई ये नहीं कह रही कि मैं इनके ऊपर कोई उंगली उठा रही हूँ, लेकिन जब ये बातें करते थे अल्ताफ भाई इस तरह की, तो वो तो राब्ता कमेटी के अंदर बैठ के करते थे। तो फिर तब क्यों नहीं कोई उस वक्त उठा था, और उस वक्त क्यों नहीं किसी ने ये बात कही थी कि आप गलत कहते हैं, और वो उठ के उसी वक्त रिजाइन करके चला जाता। ये तो बहुत लेट हुआ ना, 25-25 साल बैठे उनके साथ राब्ता कमेटी के अंदर बैठे, और फिर ये सारी बातें भी सुनी। हमने तो नहीं सुनी थी ये बातें, हमने तो ये ओपनली पहली दफा सुनी है, मुर्दाबाद की बातें या पाकिस्तान को तोड़ने की या इजराइल की बात। मतलब दिस इज आई फील नदीम भाई, either I am a misfit in any political party that I can talk sense कि मैं उसी टाइम ये बात कह सकूं ये गलत है। अगर मैं राब्ता कमेटी की मेंबर होती तो शायद मैं उसी वक्त खड़ी होती और मैं कहती मैं गलत जगह पर खड़ी नहीं हूँ, मैं गलत जगह पे बैठी हूँ। एक गबोल साहब भी, आप भी पार्टी में रहे हैं। गबोल साहब, क्या आप इस पोजीशन में थे कि खड़े होकर बोल सकते हैं? क्योंकि हमने ये बातें कभी सुनी नहीं है, पहली दफा सुन रहे हैं कि पार्टी के अंदर से कोई उठा, और वो भी एक खातून उठी है और सारे कह रही है आपने गलत बात कही है, पार्टी छोड़ दी उन्होंने। नहीं, इरम अजीम फारूकी से खुद पूछ लें, उन्होंने खुद जब मैंने रिजाइन किया और जब मेरा झगड़ा हुआ MQM से जो अल्ताफ हुसैन साहब के इस बयान पर, इस जलसे में कराची में जो उन्होंने कहा कि सिंध को हम तोड़ेंगे, सिंध 1 और सिंध 2 बनाएंगे, तो मैंने जो है फोन करके मैंने अल्ताफ को साफ कह दिया कि अब मैं आपके साथ नहीं चल सकता, क्योंकि मेरे ज्यादातर जो मेरे फॉलोअर्स हैं या मेरे कौम के लोग हैं वो इंटीरियर सिंध में रहते हैं, और मैं भी अपने आप को पाकिस्तानी समझता हूँ। आप जब सिंध तोड़ने की बात कर रहे हो तो आप पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हो, तो मैं इसमें आपका साथ नहीं दे सकता हूँ। ये मैंने उनके मुंह पे बोला था, और राब्ता कमेटी में और गवाह जो है वो अनीस कायम खानी भी हैं और वासे जलील भी हैं, ये सब थे, और वो सब मुझे मिन्नतें कर रहे थे कि इस तरह बात नहीं करें, आप अल्ताफ भाई से इस तरह बात नहीं करें। मैंने कहा नहीं, मैंने ये 2 दफा अल्ताफ भाई को कहा, एक दफा फोन पे पर्सनली और एक दफा राब्ता कमेटी के मीटिंग के अंदर, हालांकि मेंबर नहीं था, मैं बैठा हुआ था। अचानक आप मुझे, क्योंकि अनीस कायम खानी का नाम लिया है तो मैं रजा भाई से पूछ लूं, क्योंकि रजा हारून और मुस्तफ़ा कमाल, इन 2 बंदों को भी शाबाश देनी पड़ेगी कि इन्होंने हिम्मत दिखाई और आके उस सारे स्टेटस को चैलेंज किया। MQM छोड़ के कराची के अंदर आके ये दोनों लोग बैठे। आप बताइए रजा हारून साहब। नदीम भाई देखिए, नंबर 1 बात तो मेरे सामने कभी पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा नहीं लगता। आने वाले दिनों में सर मैं बात कर लूं, नबील आने वाले दिनों में फारूक सत्तार हिम्मत दिखाएंगे, ये भी मैं आज आपको बता दूं। हिम्मत दिखाएंगे, खड़े रहेंगे, बिल्कुल खड़े रहेंगे आने वाले दिनों में। नदीम भाई बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेक करना है, आपको आवाज नहीं आ रही? थोड़ा भी मैं समझता हूँ रजा हारून साहब, वक्त है ना, रजा हारून साहब कुछ कह रहे हैं, रजा हारून साहब की बात सुन लें। जी रजा हारून साहब। वो असल में सवाल आपने मुझसे पूछा था ना। देखें, मेरे सामने कभी पाकिस्तान मुखालिफ नारे नहीं लगे, चाहे राब्ता कमेटी में चाहे लंदन में होते हुए। तो ये अजम्पशन पे गुफ्तगू ना की जाए, इसमें किसी एक दूसरे की तरफ उंगली उठा के मैं नहीं करना चाहता अजम्पशन। मैं तो 4 साल पहले मैं अनीस कायम खानी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब छोड़ के चले गए थे। रॉ के इल्जाम तो प्रूफ के साथ उसके बाद आ गए, हम तो नहीं थे यहाँ पे, हम तो उस वक्त ऑलरेडी उससे पहले छोड़ के जा चुके थे। सब कुछ इल्जाम सामने आया, ये सब लोग बैठे देख रहे थे, इनको स्कॉटलैंड यार्ड का पेपर नजर नहीं आया। फारूक सत्तार लंदन जाते थे अल्ताफ हुसैन के मुकदमे की हर पेशी पे, जमानत की हर पेशी पे, तो वहीं तो ये सारे पेपर दिखाए जाते होंगे। हमने तो सिर्फ एक पेपर देखा जो मीडिया पर आया। फारूक सत्तार ने तो पूरी फाइल देखी होगी, उन्होंने तो बैठ के पूछा होगा। कभी उनकी हिम्मत हुई कि अल्ताफ हुसैन से पूछें कि भाई ये जो आपके खिलाफ बात आ रही है ठीक है या गलत है?
तो ये बातें यहाँ एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी राना सनाउल्लाह साहब से इस पे राय लेनी है हमने, क्योंकि यहाँ पे इनकी जमात का बड़ा हम कलीदी किरदार इनकी जमात को अदा करना है। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद राना साहब से पूछते हैं। वेलकम बैक। राना सनाउल्लाह साहब, आज DGISPR का जो रद्दअमल था बड़ा सख्त था और सियासी तौर पर भी देखें तो कुछ हल्के तो बहुत ही सख्त रद्दअमल दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि पाबंदी भी लगा दी जाए, कुछ नरम गोशा रखते हैं। आपके ख्याल में हल क्या है? देखें, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक अल्ताफ़ हुसैन का तल्लक है उसके ऊपर तो पाबंदी जो है वो जो पहले थी सो थी, उसके ऊपर तो पूरी पाबंदी जो है वो लग चुकी है। ये वासे जलील साहब जहाँ हैं या अजीज़ा आबादी साहब हैं, उनके ऊपर भी पाबंदी है। उन्होंने कहाँ आगे यहाँ पे सियासत करनी है इन हालात में। वो पहले जब अच्छे थे उस वक्त नहीं वो कर सके, तो अब तो बिल्कुल वो माइनस हो चुके हैं और अब उनके लिए कोई यहाँ पे स्पेस नहीं है। जहाँ तक इस वक्त फ़ारूक सत्तार साहब का या उनके जो दूसरे साथी हैं उनका मामला है, देखिए जब वो एक चीज़ वो अलज कर रहे हैं, वो एक मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं और सही बात कर रहे हैं कि हम लातलकी का इजहार कर रहे हैं और हम पाकिस्तान मुखालफ नारों के साथ खड़े नहीं हो सकते, तो हमें इस बात को ज़बरदस्ती उनको कहना कि नहीं जी आप अंदर से मिले हुए हैं, आप ये झूठ कह रहे हैं, आप 10 दिन बाद आप फिर जो है वो नीचे गिर जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो सोच या रवैया है मेरी नज़र में ये मुस्बत नहीं है। जिस तरह से अब इरम बीबी है, उसने इस्तीफ़ा दिया है, हम कहें जी नहीं जी ये तो इस्तीफ़ा आपने ऊपर से दिया है, अंदर से तो आप अभी भी वहीं पे हैं, अभी तो आपकी 2 दिन पहले उनसे बात हुई है। देखें, अल्ताफ़ हुसैन का MQM या अल्ताफ़ हुसैन की सियासत जो है उसके लिए अब कराची में कोई स्पेस नहीं रही। उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनकी जो जमात है, उस जमात को ये टीम जो इस वक्त सामने है फ़ारूक सत्तार साहब और दूसरों की शक्ल में, उस टीम को अगर उसमें मौका मिलता है, ये पता अगले इलेक्शन में चलेगा कि वो कितने पानी में है और PSP वाले कितने पानी में हैं। मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के जो मेरे भाई मौलाना चांडियो साहब जो बात कर रहे हैं ना, इन्हें ये चाहिए कि ये इस किस्म की मनफी ना करें, ये मुस्बत बात करें, इनको यहाँ से कोई हिस्सा नहीं मिलना। ये जो भी आप बताइए यानी मामला है, ये या PSP के हिस्से में आएगा या फारूक सत्तार और उनके साथ जो है, ये मेरा नहीं ख्याल के इनको जो है वो इस किस्म की बात करनी चाहिए कि जी ये भी गलत हैं वो भी गलत हैं, सिर्फ हम ही सही है। मेरी बात को राना साहब ठीक है जी मेरी बात को राना साहब समझे नहीं है। मैं 3 दिन से कह रहा हूँ कि पाबंदी मसले का हल नहीं, इनको स्पेस मिलना चाहिए, इनको मौका मिलना चाहिए अपनी सच्चाई साबित करने के लिए, अपने अमल को हकीकत में ढालने के लिए। तो राना साहब ने वो मौक़िफ़ सुना नहीं है जो इनका तजब्जब का था, माहौल था, मैंने उनका तज़किरा किया है। मुझे उन पर पाबंदी लगाना, उनको मार देना, उनको जगह ना देना, स्पेस न देना, मैं इसका हामी नहीं हूँ। तो फिर तो चांडियो साहब मैं और आप फिर एक पेज पे हैं, फिर तो हम एक ही बात कर रहे हैं। मामला नहीं है, जब तक लोगों की दिल तब्दील नहीं होगी तब तक नहीं होगा। मैं राना साहब मेरी बात को समझे नहीं। मैं बात अब भी कहता हूँ, मुस्लिम लीग मुंझाने का शिकार है। मुस्लिम लीग कभी मौक़िफ़ अख्तियार नहीं करेगी, हर वक्त इंतजार में रहेगी कि इधर से कुछ हमें फायदा मिल जाए। हम एक मौक़िफ़ रखते हैं, पूरा मुल्क ये कह रहा है कि हालात तब्दील हो चुके हैं, सियासत को लोगों को तब्दील करना चाहिए। इख्तिलाफ हमारा हो सकता है, हमें गालियां दी जा सकती हैं, सूबाई हुकूमत को गालियां दी जा सकती है, वफाकी हुकूमत को गालियां दी जा सकती है। पाकिस्तान को गाली देकर कोई भी आदमी खुश नहीं रहेगा, न कोई हिमायत करेगा। हमारा मौक़िफ़ एक क्लियर है। 22 तारीख वज़ीर आला सिंध, उनके साथ फिर फौरी तौर पर DG रेंजर फौरी तौर पर आ गए रास्तों पर। लोगों को हौसला मिला कि कम से कम नजर आ रही है हुकूमत, रिस्पांस है लोगों का। आप देखें, देरी नहीं लगी मीडिया हाउस पे पहुंचने पर। तमाम वज़ीर आला भी थे, बाद में DG साहब भी आ गए। हौसला बढ़ा है, हमने तो मौक़िफ़ अख्तियार कर लिया है। ये बात आपकी दुरुस्त है। CM और DG दोनों का रिस्पांस लेवल बहुत अच्छा था, खुद विजिट किया और उससे तनाव वाली कैफियत कम हुई। मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। राना सनाउल्लाह साहब, चांडियो साहब, रजा हारून साहब, इरम फारूकी और हमारे साथ थे नबील कबोल साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।